द डिबेट में आपका स्वागत है, जहां हम अहम मुद्दों के अलग-अलग पहलुओं का गहराई से विश्लेषण करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका की सबसे पावरफुल कंपनीज में से एक के बारे में। हाँ, एक ऐसी कंपनी जिसे लोग फ्यूचर की कंपनी मानते थे। बिल्कुल। 1990 के दशक में एनरॉन खुद को एक एनर्जी जायंट बताती थी। मीडिया तो यार उसे इनोवेशन का किंग कहता था। लेकिन असल में वो अंदर से पूरी तरह खोखली थी। राइट। इन्वेस्टर्स ब्लाइंडली पैसा डाल रहे थे और कंपनी का स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा था। पर पीछे एक डार्क फाइनेंशियल गेम चल रहा था, जो बाद में दुनिया के सबसे डेंजरस कॉर्पोरेट फ्रॉड्स में से एक साबित हुआ। तो आज का हमारा कोर सवाल यही है, क्या एनरॉन का पतन सिर्फ चंद टॉप अधिकारियों की एक सोची समझी क्रिमिनल साजिश थी, या फिर ये पूरे एक सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी थी? सही कहा। मेरा स्टैंड इस पर बिल्कुल साफ है। मैं मानता हूं कि ये अधिकारियों का एक डेलिब्रेट, मतलब एक जानबूझकर किया गया फाइनेंशियल गेम था। और मैं इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखती हूँ। मेरी नज़र में जब एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री, जिसमें ऑडिटर्स और रेगुलेटर्स शामिल हों, जानबूझकर दूसरी तरफ देखने लगे, तो वो चंद लोगों की साजिश नहीं, एक सिस्टेमिक कोलैप्स बन जाता है। देखिए, मैं इसे अधिकारियों का क्राइम इसलिए मानता हूं क्योंकि इस पूरे फ्रॉड का ब्लूप्रिंट ना उन्होंने ही तैयार किया था। एनरॉन के एग्जीक्यूटिव्स ने ऐसी हिडन कंपनीज बनाई जो ऑफिशियली एनरॉन का हिस्सा दिखती ही नहीं थी। फेक एंटिटीज, राइट? बिल्कुल। इन फेक एंटिटीज का इस्तेमाल करके उन्होंने कंपनी के अरबों डॉलर्स के डेट को, यानी भारी कर्ज को पूरी तरह छुपा दिया। कंपनी बाहर से बहुत प्रॉफिटेबल दिख रही थी, पर अंदर ह्यूज लॉसेस छुपाए जा रहे थे। हाँ, इन्वेस्टर्स को फेक प्रॉफिट्स दिखाए गए, स्टॉक प्राइस आर्टिफिशियली ऊपर रखा गया, और सबसे बड़ी बात, एग्जीक्यूटिव सीक्रेटली करोड़ों डॉलर्स कैश आउट कर रहे थे। ये एक एक्टिव फ्रॉड था। पॉइंट अच्छा है आपका, और इन फेक एंटिटीज का इस्तेमाल यकीनन एक बहुत बड़ा फ्रॉड था। लेकिन जरा सोचिए, सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? क्या? ये फ्रॉड एक दिन में नहीं हुआ था। इसे सालों तक केयरफुली प्लान किया गया था। अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, एग्जीक्यूटिव्स, सब के सब सिस्टम का हिस्सा बन चुके थे। मतलब आप ऑडिटर्स को भी बराबर का जिम्मेदार मानती हैं? बिल्कुल। आप खुद सोचिए, क्या कर्ज को इस तरह से सालों तक छुपाया जा सकता है अगर ऑडिटर्स खुद आंखें बंद न कर ले? आर्थर एंडरसन, जो उनके ऑडिटर्स थे, वो एनरॉन से ऑडिटिंग के तो पैसे ले ही रहे थे, पर कंसल्टिंग से कहीं ज्यादा कमा रहे थे। हाँ, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो था। एग्जैक्टली। बिना इन गेटकीपर्स की मिलीभगत के एनरॉन का ये जो डार्क गेम था ना, वो कुछ महीने भी नहीं टिक पाता। सालों की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन आप ऑडिटर्स को ढाल क्यों बना रही हैं? मेरा मतलब है, डिजाइन तो अधिकारियों की ही दिमाग की उपज थी। आप मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग का ही उदाहरण ले लीजिए। वो तो एक अलग ही लेवल का मैनिपुलेशन था। बिल्कुल था। एनरॉन ने इसका जिस तरह से गलत इस्तेमाल किया, वो हैरतअंगेज है। उन्होंने 20 साल के मेरा मतलब है किसी भी एनर्जी प्रोजेक्ट से होने वाले फ्यूचर मुनाफे को कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के पहले ही दिन बैलेंस शीट पर प्रॉफिट दिखा दिया। राइट। और अगर प्रोजेक्ट बाद में फेल भी हो जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। एग्जैक्टली। अधिकारी अपना करोड़ों का बोनस लेकर निकल जाते थे। ये लालच सीधे टॉप लेवल से आ रहा था। ये सिस्टम का फेलियर नहीं, अधिकारियों की लालच का नतीजा था। मैं अधिकारियों के लालच को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन इस अकाउंटिंग प्रैक्टिस का इस्तेमाल करने की परमिशन उन्हें दी किसने? रेगुलेटर्स ने। हाँ, SEC यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने। और जब वो फ्यूचर के ख्याली मुनाफे को आज की बैलेंस शीट में दर्ज कर रहे थे, तो वॉल स्ट्रीट के इन्वेस्टर्स बिना सवाल किए ब्लाइंडली पैसा क्यों डाल रहे थे? क्योंकि स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा था। बिल्कुल, क्योंकि जब तक स्टॉक ऊपर जा रहा था, किसी को सच जानने में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। तो आप ये कह रही हैं कि जब तक रेगुलेटर्स कमजोर हैं, तब तक एग्जीक्यूटिव्स का इन्वेस्टर्स को धोखा देना जस्टिफाइड है? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है। मेरा मतलब है कि इतने बड़े फ्रॉड को पनपने के लिए ना एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए होता है। आप याद कीजिए कि इस झूठ का पर्दाफाश कैसे हुआ था। जब एक एनालिस्ट ने सवाल उठाए थे। हाँ, बस एक एनालिस्ट ने कंपनी के नंबर्स पर सवाल उठाना शुरू किया और धीरे धीरे सच बाहर आने लगा। अगर वो एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट वो बेसिक सवाल पूछ सकता था, तो सालों तक वो हाई पेड प्रोफेशनल्स चुप क्यों रहे? क्योंकि सब उसी आर्टिफिशियली बढ़ाए गए मुनाफे पर पल रहे थे। राइट। और जैसे ही सवाल पूछा गया, अमेरिका की सबसे पावरफुल कंपनीज में से एक कुछ ही दिनों में ताश के पत्तों की तरह कोलैप्स हो गई। और उस कोलैप्स का नतीजा बहुत भयंकर था।
हजारों एम्प्लॉइज की जॉब्स खत्म हो गई। लाखों इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया। बिल्कुल, पर कई लोगों की तो लाइफ सेविंग्स ही खत्म हो गई। तो चलिए आज की चर्चा को समेटते हुए मैं अपनी इसी बात पर कायम रहूंगा कि एनरॉन का ये हश्र उन चुनिंदा अधिकारियों की डेलिबरेट मैनिपुलेशन का ही सीधा नतीजा था। उन्होंने एक बहुत ही डार्क फाइनेंशियल गेम खेला था। और मैं इस बात पर जोर दूंगी कि वो गेम इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि सिस्टम ने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। जब वॉच डॉग ही आपके पेरोल पर हों तो इन्वेस्टर्स के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन हम दोनों इस बात पर जरूर सहमत हैं कि एनरॉन ने दुनिया को एक बहुत डेंजरस लेसन दिया है। बिल्कुल, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हर चमकती कंपनी सच में गोल्ड नहीं होती। सही कहा। कई बार सबसे बड़े फ्रॉड्स सबसे प्रोफेशनल ऑफिसेज के अंदर ही प्लान होते हैं। असली दोषी कौन है, साजिश रचने वाले या आंखें मूंदने वाला सिस्टम, ये हम हमारे श्रोताओं को तय करने के लिए छोड़ते हैं। इस विषय में गहराई से जानने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।